नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार डबल डेकर बस। डबल डेकर बस में 140 यात्री सवार थे, जिसमें 70 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। बस का एक्सल टूटने से यह हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली जा रही थी यह बस। जमुना पार इलाके में हादसा हुआ। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर बिहार से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल 140 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें 70 को चोटें आई है। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। जमुना पार इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो मथुरा से बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता दें कि डिवाइडर से टकराई डबल डेकर तेज बस, जिसमें 140 यात्री सवार थे। 70 को चोटें आई है। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिहार से दिल्ली जा रही थी यह बस, जो अचानक डिवाइडर से टकराकर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से यह तस्वीर आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस टकरा गई डिवाइडर से और एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 170 यात्री सवार थे। 70 लोग 140 यात्री सवार थे। 70 लोगों को चोटें आई है, जिसमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा यह जा रहा है कि यह जो हादसा हुआ है वो एक्सल टूट जाने से, बस के एक्सल टूट जाने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। और गगन पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता गगन। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? जी, जिस तरीके से घटना सामने आई है, दिल्ली तरफ जाने के दौरान जो है बस का एक्सल टूटने के कारण डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से डबल टिकर जो है बस पलट गई। पलटने के कारण जो है इसमें करीब 140 सवारी मौजूद थी। 140 सवारियों में 70 सवारियां जो है वो जो घायल हुई, में 8 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका अभी तक जो है इलाज जारी है। अफरा तफरी का माहौल था। अफरा तफरी के माहौल के चलते जो है जिस तरह घटना सामने आई है जो है वो बहुत ही जो डिवाइडर जिस तरीके से बस टकराई वो अपने आप में बहुत ही जो है दर्दनाक घटना थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि 8 यात्रियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बस का एक्सल टूट जाने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मथुरा से खबर है, जहां पर बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। अचानक एक्सल टूट जाने के कारण बस डिवाइडर से टकरा गई और सीधे पलट गई। 140 यात्री सवार थे इस बस में। और इस बीच एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर ने भेजा है अपना जवाब। वीसी के जरिए तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार है ट्विटर के जवाब पर गाजियाबाद पुलिस असंतुष्ट है। जवाब पर गाजियाबाद पुलिस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है, जरूरत पड़ी तो दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। पुलिस के बीच वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए सवाल जवाब हो रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर से भी जवाब मांगा गया था, नोटिस भेजा गया था और उस नोटिस का जवाब दिया है ट्विटर। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है। अगर इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई तो फिर से नोटिस भेजा जाएगा। वीसी के जरिए तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्विटर और गाजियाबाद पुलिस के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस का जवाब दिया गया है। जांच जारी है, जरूरत पड़ी तो दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। ट्विटर पुलिस के बीच आज हो सकता है वीडियो कम्युनिकेशन। और गौरव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। गौरव, जो नोटिस भेजा गया था, नोटिस के जवाब से कहा यह जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस संतुष्ट नहीं है। क्या जवाब में भेजा गया है ट्विटर की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अभी बात करते हैं तो जो 17 तारीख को ट्विटर को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आज ट्विटर ने रिप्लाई किया है। कहा है कि जो बातें आपने की तरफ से कही गई हैं उन सब पे हम बात करने को तैयार है। हमारा लीगल डिपार्टमेंट बात करने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हम दोषी नहीं है। हम लगातार आपका सहयोग करेंगे। जो भी आपको जांच करनी है, जो भी आपको बातें फैलानी है, उसमें हमारी तरफ से सारा सहयोग किया जाएगा, जिसके लिए आज हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो। और वहीं हमने जब पुलिस से इस बात कही तो पुलिस ने बताया कि हमारा संपर्क हो चुका है और हमारा कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, चीजें सामने निकल के आएंगी और आज हो सकता है कि पुलिस एक और नोटिस सर्व करे जिसमें आगे की बातें शुरू की जाए। जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी गाजियाबाद पुलिस से भी बात हो रही है और गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि जो जवाब आया है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ट्विटर की तरफ से सफाई में क्या कुछ कहा गया है।
देखिए, ट्विटर ने सबसे पहले तो जो नोटिस था उसको आधारहीन बता दिया। नोटिस ने कहा है कि ये जो नोटिस है इस पर हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें जो वीडियो सर्कुलेट किया गया था उस पे हमारा लीगल डिपार्टमेंट जवाब देगा और उसके लिए आपने कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है। वो चेंजेस करने के लिए मेल पे यूपी पुलिस को बोला गया है, जिसमें जो यूपी पुलिस है या गाजियाबाद पुलिस है वो नए मेल जनरेट करेगी, जिसमें जो चेंजेस ट्विटर की तरफ से बताए गए हैं वो चेंजेस किए जाएंगे और उनके लीगल डिपार्टमेंट को फिर वो मेल सेंड किया जाएगा, जिसके बाद ये बातें शुरू होंगी। वहीं दूसरी तरफ जो गाजियाबाद पुलिस है उनका कहना यह है कि अभी संपर्क शुरू हुआ है, यानी कि बातें शुरू हो चुकी हैं, अब आगे चीजें इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और वो लगातार सहयोग करने की बात भी ट्विटर की तरफ से कही गई है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि लीगल डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो यानी कि वो लीगल तरीके से चलना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ट्विटर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लीगल डिपार्टमेंट से बात करने की बात कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा संदेह है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर बीएस संतोष दोबारा बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। संघ कार्यालय में बैठक के बाद फिर पहुंचे बीजेपी दफ्तर। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष लखनऊ दौरे पर हैं, लखनऊ पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पिछले 20 दिन पहले जब बीएस संतोष यहाँ पर आए थे, उन्होंने संगठन और सरकार के अलग अलग मंत्रियों से, अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों से बैठक की थी, फीडबैक लिया था और टास्क भी दिया गया था। उन टास्क के मद्देनजर क्या कुछ कार्य हो रहा है या फिर आगे किस तरह से रणनीति बनेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीएस संतोष लगातार बैठक कर रहे हैं लखनऊ में। और उनके साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचे हैं। नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी तमाम रणनीति को लेकर मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। बीएस संतोष एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे हैं, 3 दिवसीय उनका दौरा है। क्या कुछ हो रहा है बीजेपी कार्यालय में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 1 माह के अंदर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये दूसरा उत्तर प्रदेश का दौरा, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि 2022 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। एक के बाद एक तमाम बैठकें चल रही हैं। हाल ही में जिन आयोगों के अध्यक्षों को, मोर्चों के अध्यक्षों की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, उन अध्यक्षों के साथ भी मंथन करेंगे बीएल संतोष। और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल वो आरएसएस कार्यालय से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंच गए हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 3 दिवसीय इनका ये दौरा है। उसके अलावा राधा मोहन सिंह के द्वारा बताया गया कि वो एक दिन टीकाकरण सेंटर पर भी जाकर निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया है। उस महाअभियान का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। डीएम ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से अब उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में मेरठ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लगातार वहां पर समस्याएं बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। डीएम ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है, यानी कि हालात का जायजा लिया है कि इस वक्त क्या स्थिति है। वहीं अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर बारिश ने जमीन पर असर डालना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई गांवों में पानी घुस जाने से लोग काफी परेशान हैं। खाने पीने की चीजें खराब हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। प्रशासन की ओर से मदद के नाम पर सिर्फ छलावा नजर आ रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी बातें झूठी, तुम्हारे आंकड़े किताबी हैं। कई गांवों में घुसा लबालब पानी, घाट पर इंसान, नीचे पानी, रास्ते हुए जलमग्न, बढ़ी परेशानी, प्रशासन की दिख रही मनमानी। लखीमपुर खीरी में जल प्रलय। लखीमपुर खीरी की धोरहरा, निघासन, पलिया सदर और गोला तहसील क्षेत्र हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। कई तहसीलों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
हालात ये है कि लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। लोगों के घरों में रखा खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया है। जिधर देखो उधर जल का जलजला ही दिखाई दे रहा है। हजारों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत की रवड़ियां बांटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने नाव के सहारे ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ पीड़ितों की कहानी उनकी जुबानी सुनी, जहां बाढ़ पीड़ितों ने कैमरे पर अपना दर्द बयां किया कि यहाँ पे पानी कितने दिनों से भरा हुआ है और क्या अभी तक उनको सुविधाएं मिली है। कितने दिनों से भैया पानी भरा हुआ है? 3 दिन से पानी भरा है। कितना पानी चल रहा है? यहाँ चलते हैं या तो बगल भाई पानी है और आगे घाटी भरी है। अच्छा, कोई प्रशासनिक अफसर आया? कोई नहीं आया, कोई नेता जी है? कोई नहीं आया, कोई माननीय है? कोई नहीं आया। तो ये नाविक भी साफ तौर पर कह रहे हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं। आप देख सकते हैं कि एक कमर तक इनके पानी भरा हुआ है और ये लोग काफी यानी परेशानी के मुद्रम में है। क्या नाम है भैया आपका? अनूप। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? 3 दिन हो गए। इतना पानी बाकी तो 15 दिन से हो रहा है। 15 दिन से पानी भरा। बारिश वाला तो 15 दिन से यहाँ पे जी। और बाकी अब 3 दिन से कुछ सामग्री मिली, बाढ़ राहत वगैरह कुछ मिली? कुछ नहीं। कोई देखने आया अभी तक? कोई नहीं। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों का दर्द सुना तो उनका साफ तौर पर दर्द छलका। लोगों ने कहा हर साल ये बाढ़ की तबाही आती है, लेकिन उसके लिए कोई समुचित उपाय नहीं किया जाता है। दादा, ताजा हालात क्या है गांव के आपके? अरे हालात इस साइड पर बहुत बिगड़ा है, बहुत पानी है और बहुत पानी भरा है। हाँ, पानी क्या रुकाव हो जाए जो आगे चल के तब कुछ हमारे गाँव। अच्छा, ये बाढ़ कितने सालों से आपके गांव में आ रही है? बाढ़ तो आ रही है, काफी साल हो गए हैं, करीब जब से हम लोग रह रहे हैं तब से आ रही है। माना जाए 40-45 साल हो गए। हाँ, 40-45 साल हो गए। उधर बनबसा से लगातार छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी गाँव में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि आखिर जब प्रशासन को पता है कि हर साल आने वाली बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है तो पहले से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हर बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन ये बात अलग है कि बाढ़ चौकियों पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा। कर्मचारी चौकियों से नदारद हैं। खाली कुर्सियां बाढ़ पीड़ितों के दर्द को और बढ़ा रही हैं। वहीं गोंडा में भी जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां करने में जुट गया है और बांध की मरम्मत के लिए लगातार काम करने के दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं मौसम की ओर से जिले में अलर्ट जारी किया गया है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। तो देश में कोरोना के केस तेजी से घट रहे हैं, यानी दूसरी लहर अब समाप्ति की ओर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक देने वाली है और ये लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए देश कितना तैयार है, देखिए इस रिपोर्ट में। मई की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी में बदल दिया था। यह वही वक्त था जब ब्रिटेन समेत यूरोप के बहुत से देशों की लगभग आधी आबादी का टीकाकरण हो चुका था। माना जा रहा था कि जुलाई होते होते यूरोप और उत्तर अमेरिका से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये देश भारत की मदद तो कर रहे थे, लेकिन साथ में नसीहत भी दे रहे थे। लेकिन अब ब्रिटेन में जो लॉकडाउन 21 जून को खत्म होने वाला था, उसे 19 जून के लिए बढ़ा दिया गया है। जहां मई के महीने में कोरोना वायरस के केस 1800 तक पहुंच गए थे, वो अब फिर से 7000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में संक्रमण की दर दोगुनी। ब्रिटेन की 90% जीनोम स्टडी में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। यूरोप के कई देशों में टीकाकरण के बावजूद लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अमेरिका में दोबारा से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। भारत समेत दुनिया के 53 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण पहुंच चुका है। जीनोम स्टडी के अनुसार भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले गिने चुने हैं, जिनकी संख्या लगभग 7 बताई जा रही है। वो भी और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, अध्यक्ष IMA गाजियाबाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि दूसरी लहर खत्म होने वाली है, लेकिन कर्फ्यू खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और विशेषज्ञों के माने, जैसे कि एम्स के तरफ से भी, एम्स के डायरेक्टर ने भी बातें कही है कि आने वाले 6 या 8 हफ्तों के बाद तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एहतियात के तौर पर कैसे हम लोगों को रहना चाहिए? देखिए, जो अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्टेटमेंट आया था, एम्स के डायरेक्टर हैं जी, कि 6 से 8 हफ्ते में दूसरी लहर आ सकती है। तो सबसे पहले हमें तो ये नहीं मान के चलना है कि कोरोना चला गया है। कोरोना अभी यहीं है, और अगर हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया तो ये फिर से आ जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज़ करना। और अब एक चौथी चीज़ इसमें जुड़ चुकी है कोविड प्रोटोकॉल्स में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। हमें किसी भी हालत में अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों दोस्तों को ये वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है और उनको ये बोलना है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर वैक्सीन लगाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, तो हम इस तीसरी लहर को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया और वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये निश्चित है कि ये आएगी, ज़रूर आएगी। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये मेरा है, सभी से अनुरोध है, देखिए मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ गाजियाबाद में। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ठीक है, हम इसे मानते हैं और लगातार वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। गाँव में, मोहल्ले में, वार्ड में, सब जगह लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन 130 करोड़ की आबादी की संभव नहीं है 4-6 हफ्ते में। इस हालात में हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि लोग इस बात को, उनके दिमाग से फिर से निकल गया है ये बात कि कोरोना है कि नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम देख रहे हैं, कर्फ्यू के बाद सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाजार में भीड़ है और पुलिस को हटाना पड़ रहा है। लोग भूल गए हैं दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत हुई है। मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं दर्शकों को बार बार, और उन लोगों को जो बेवजह घर से निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, या फिर तीसरी लहर कितना खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शायद हम लोग ये भूल गए कि कोरोना चला गया। मैंने अभी पहले भी कहा था कि कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यही है। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, खुद कोविड हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैंने देखा है लोगों को मरते हुए, लोगों के परिवारों को बर्बाद होते हुए, उजड़ते हुए, और थोड़ी सी लापरवाही से मैंने देखा है। जी, ये बिल्कुल सच है कि लोग इस बार परिवार के परिवार ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें। प्लीज़, जितनी ज़रूरत है तभी घर से निकलें, नहीं तो बिल्कुल ना निकलें। जी, अगर घर से आप फालतू में निकलते हैं तो ये समझिए कि आप कोरोना को फैलाने में एक सवाल ये है, निभा रहे हैं। जी, प्लीज़ ऐसा ना करें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, जब ज़रूरी हो तभी निकलें। जी, सवाल ये है कि तीसरी लहर में क्या डिफरेंट वेरिएंट होने वाला है? कोरोना के जो लक्षण है वो कुछ अलग होगा? कैसे लोगों को पता चलेगा? देखिए ऐसा है, हमने दूसरी लहर में देखा जो कोरोना के लक्षण थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, बहुत ज़्यादा सीवियर था, जिसमें लोगों की जान बहुत ज़्यादा गई है, मोर्टेलिटी बहुत हुई है। हाँ, डॉक्टर्स ने, सभी ने काम किया, कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। सरकार ने, डॉक्टर्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सभी ने मिलकर काम किया और वो कंट्रोल भी हुआ। वायरस, कोई भी वायरस होता है वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है। ये भी हो सकता है कि तीसरी लहर में म्यूटेट कर जाए और कोई और वेरिएंट आ जाए। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है, हमारे देश में बहुत कम इसके केसेस हैं, मगर वायरस को फैलने में कभी भी देर नहीं लगती। कोई और भी वेरिएंट आ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन, हम लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी सारे वेरिएंट्स पे काम करता है। जो वैक्सीन आ रही है, जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं, सभी लोग लगवा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पहले वेरिएंट था वही आगे आएगा, आगे वेरिएंट चेंज भी हो सकता है और हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो। वैसे उम्मीद जो अभी तक लगाई जा रही है, जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहले से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, मगर पहले जैसा तो है ही। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर होगा। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए साहब, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए होगा। तीसरी लहर में बच्चे बड़े सभी होंगे। बच्चों के लिए तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत जल्दी बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा।
ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बच्चों को होगा बड़ों को नहीं होगा, ये सभी को एज ग्रुप को हो सकता है। और बच्चों को खास तौर से इसलिए संभावना ज़्यादा है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मगर हाँ, अभी तक जो बच्चों में देखा गया वो बिल्कुल माइल्ड डिसीज़ थी, जिससे कि बच्चे जल्दी से रिकवर हो रहे थे, ठीक भी हो रहे थे। मगर दूसरी लहर में बच्चों में ज़्यादा गंभीर मामले भी आए हैं और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा हुआ है। तीसरी लहर में डेफिनेटली बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। अपने बच्चों को घर में रखें, उनको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना सिखाएं, उनको ये सिखाएं कि किस तरीके से आप बीमारी से बच सकते हैं। हाथ धोने की आदत उनको डालें, उनको बोलें कि मास्क लगाएं, जितना ज़रूरी है उतना ही घर से बाहर निकलें और घर के अंदर ही रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक जो आखिरी सवाल है वो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि पहली लहर जब कोरोना की आई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो पहले से बीमार हैं उसको ज़्यादा अटैक कर रहा है। दूसरी लहर में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, बहुत स्वस्थ लोगों को भी कोरोना हुआ और लोग चले गए, उनका निधन हो गया। तीसरी लहर की क्या स्थिति रहेगी? जी 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 हाँ, देखिए, जो पहली और दूसरी लहर में था कि जितने भी कोमॉर्बिडिटी हैं, सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस की बीमारी है, कैंसर है, या और कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वो ले रहा है तो उसको होने की संभावना ज़्यादा थी। दूसरी लहर में इन लोगों को तो हुआ ही, इन लोगों को तो संभावना ज़्यादा ही रही, और जिनको कोई बीमारी नहीं थी उनको भी हुआ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों को बीमारी है उनको होने की संभावना तो फिर दुगनी हो जाती है। तीसरी लहर में भी ऐसा ही है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और बीमारियां हैं, उनको डेफिनेटली, क्योंकि उनका शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, तो उनको बीमारी पकड़ने की संभावना या इन्फेक्शंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ना निकलें, बहुत ज़रूरी है, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि डॉक्टर साहब बार बार जो बातें कह रहे हैं उसे आप फॉलो करिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी आपके बीच है। ज़रूरी है एहतियात बरतने की, ज़रूरी है मास्क पहनने की, ज़रूरत है 2 गज की दूरी का पालन करने की। फिलहाल इतना ही।